Hello students, I'm Umesh and you are watching New Ed. अभी तक हमने हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे द सेंटेंस कि हमारे मतलब सेंटेंस क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं या इनका कैसे हम यूज़ करते हैं या इसमें इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में हमने देखा था स्टार्टिंग में ही कि 26 लेटर्स होते हैं। ठीक, फिर उन 26 लेटर्स में 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। फिर इन वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को कंबाइन करने से हमारे बनते हैं वर्ड्स। तो हम एक चीज़ ये भी देखते हैं कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जिसमें वॉवेल ना हो, बिना वॉवेल के कोई वर्ड्स नहीं बन सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं एक्सेप्शन में जिनमें वॉवेल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल रिदम, इसमें कोई भी वॉवेल यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो वाई है इसको आई वो एक वॉवेल की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे वाई को वॉवेल मान लिया जाता है। ठीक, तो ये हमारे कुछ एक्सेप्शंस में आ जाते हैं। फिर इसके बाद कहा जाता है कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं फिर उनको आपस में जोड़कर एक सेंटेंस का निर्माण होता है। कि फॉर एग्जांपल बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पंछी उड़ते हैं। दीज गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स, आवर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, स्काई इज ब्लू। तो यहाँ पे मतलब कुछ वर्ड्स को हमने कंबाइन किया तो हमारा एक सेंटेंस बना। ठीक, तो इस सब चीज़ों से हम इस कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि हमारा जो सेंटेंस होता है वो वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसका कुछ सेंस बनता है। तो हमारा होता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is a sentence। मतलब कि जब कई वर्ड्स एक साथ आते हैं और उनका एक कंप्लीट सेंस बन रहा होता है तो वो हमारा वाक्य बन जाता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा है कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो यहाँ पे जो पंछी है वो एक वर्ड है, फ्लाई जो है वो भी एक वर्ड है, इन जो है वो भी एक वर्ड है, इन द जो है ये भी वर्ड है और स्काई जो है वो भी वर्ड है। लेकिन इनको एक तरह से ग्रुप में लिया गया है, लेकिन इस ऑर्डर में लिया गया है जिससे वो एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं कि जो है पंछी जो है वो आकाश में उड़ रहे हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो अब देखते हैं हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस की मतलब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जब सेंटेंस के काइंड्स की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें से सबसे पहले आता है कि उनके हम मतलब सेंस पर जाते हैं कि वो किस तरह का सेंस दे रहे हैं। सबसे पहले जो है वो होगा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, ठीक, मतलब कि जो कथनात्मक यानी कि जिससे एक तरह से कोई कथन कहा जा रहा है सिंपली, वो हमारा असर्टिव होगा। उसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। ठीक, तो हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद तीसरा आ जाएगा वो होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम आज्ञा या फिर प्रार्थना का बोध होता है, जिसमें आज्ञा या प्रार्थना, किसी को कोई आज्ञा दी जाए या फिर किसी से कोई प्रार्थना की जाए कि प्लीज़ हमारे लिए ऐसा करिए। उसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब एक्सक्लेमेशन होता है कि मतलब हमको एक्सक्लेम करते हैं कि हमको कोई चीज़ सडन में होता है ना, तो उसके लिए हमें हमारे अंदर एक आश्चर्य या फिर एक शॉक आ जाता है, शॉक लगता है कि क्या ऐसा हुआ। तो उस तरीके से जो हमारे एक्सक्लेमेटरी जिसमें एक्सक्लेमेशन आ जाए तो वहाँ पे हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और जो पांचवा है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, मतलब कि इच्छावाचक, जिसमें हमारी इच्छा होती है। ठीक, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो अब हम इन सेंटेंस के काइंड्स के बारे में आगे हम मतलब पढ़ेंगे एकदम एक्सप्लेनेशन में। तो असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसमें किसी घटना का या किसी बात के होने या ना होने का बोध होता है। फॉर एग्जांपल मतलब फिर इसीलिए ये फिर दो तरीके के हो जाते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव में जिसमें स्वीकृति होती है कि हाँ मतलब स्वीकार कर लिया जाता है या फिर पॉजिटिविटी में होता है। ठीक, और दूसरा होता है नेगेटिव,
तो इसमें जो है नकारात्मक यानी कि किसी चीज़ को नकारने की बात की जाती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक। मतलब इसमें या तो फिर स्वीकृति होगी जिसमें सकारात्मक होगा, उसके बाद नेगेटिव होगी नकारात्मक। फॉर एग्जाम्पल, मोहन रीड्स अ बुक, इसमें उसके किताब के पढ़ने की बात की जा रही है, यानी कि ये जो है अफर्मेटिव है। अब वहीं पर की जाए सोहन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे जो है सोहन के गाना न गाने की बात की गई है कि मतलब वो गाना नहीं गाता है, इसमें नॉट का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक। तो ये हमारा था असर्टिव सेंटेंस। अगला जो सेंटेंस है वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं किसी से या हम ही से पूछा जाता है प्रश्न कि क्या आपने ऐसा किया, क्या आपने ऐसे, जो भी है मतलब ऐसा क्यों है, तो जिसमें प्रश्न पूछा जाए, व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाट आर यू, तो इस तरह से जब कोई प्रश्न किया जाए तो वो सेंटेंस जो हमारा वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू स्कूल, तो इसमें जो है आर यू गोइंग में हमने प्रश्न पूछा है कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे उसे प्रश्न पूछा गया है कि वो अगर स्कूल जा रहा है कि नहीं। अगला हम ले लेते हैं, डू दे लाइक कॉफ़ी, डू दे लाइक कॉफ़ी, क्या उन्हें कॉफ़ी पसंद है, तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कि यहाँ पे भी प्रश्न किया गया है कि अगर उनको कॉफ़ी पसंद है या नहीं। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, व्हाट डू यू लर्न इन योर स्कूल, तो यहाँ पे उससे फिर से प्रश्न किया गया है कि तुम स्कूल में क्या सीखते हो, ठीक। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, हु गोज टू स्कूल डेली, तो यहाँ पे हम देखते हैं फिर से इसमें पूछा गया है कि कौन है जो डेली स्कूल जाता है, पर डे स्कूल जाता है। तो अब इन वाक्यों में हम देखेंगे कि इन ऊपर के दो वाक्यों में जो है हमारे पास इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं हुआ है, जैसे इसमें हम वाट और हु का यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे आर और डू हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंसेस हैं वो स्टार्ट हुए हैं। तो इसमें से हमको ये देखने को मिलेगा कि इसमें जब हम इस तरह से क्वेश्चन करते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर हम हाँ या ना, यानी कि येस और नो में दे सकते हैं। जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो वो कह सकता है हाँ, क्या कह सकता है नहीं। उसी तरीके से डू दे लाइक कॉफ़ी, क्या उन्हें कॉफ़ी पसंद है या नहीं, तो वो भी हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज़ किया है, जैसे व्हाट और हु, तो व्हाट डू यू लर्न इन स्कूल, तो तुम स्कूल में क्या सीखते हो, तो इसको हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है, उसको बताना पड़ेगा कि वो स्कूल में क्या सीखता है। और फिर उसके बाद हु गोज़ टू स्कूल डेली, तो यहाँ पे भी जो है उससे पूछा जा रहा है कि स्कूल डेली कौन जाता है, तो कौन जाता है उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन सेंटेंसेस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फुल स्टॉप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। अगर फुल स्टॉप लगाएंगे तो वो सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स सेंटेंसेस लिखना तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में ज़रूर लगाना, ठीक। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिससे कोई आज्ञा या कोई प्रार्थना या फिर कोई प्रस्ताव या एडवाइस दी जा रही हो, तो वहाँ पे होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग योर बुक टू मी, ब्रिंग योर बुक टू मी, यहाँ पे उसको आज्ञा दी जा रही है कि वो अपनी किताब मेरे पास लेकर आए, तो अपनी किताब मेरे पास लेकर आओ, ठीक। ब्रिंग योर बुक टू मी। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, गिव मी योर बुक प्लीज़, गिव मी, यहाँ पे जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, गिव मी योर बुक प्लीज़, यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ उसे अपनी बुक दो। फिर से एक अगला एग्जाम्पल ले देते हैं, हेल्प द नीडी, हेल्प द नीडी, यहाँ पे मदद करने की जा रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका जो स्टार्टिंग वर्ड होता है वो एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ठीक, क्रिया की पहली फॉर्म। और ये पहली फॉर्म के साथ साथ जो हमारा सब्जेक्ट होता है यू, वो छिपा हुआ होता है, अंडरस्टूड होता है, ठीक। मतलब हम यूज़ नहीं करते लेकिन अंडरस्टूड होता है। जैसे यहाँ पे ब्रिंग मी योर बुक टू मी, तो यहाँ पे यू जो है
किसी से कह रहा है ना, तो यू जो यहाँ पे वो हिडन है, अंडरस्टूड है। यू ब्रिंग मी योर बुक टू मी, ठीक। उसी तरह यहाँ भी है, गिव मी योर बुक प्लीज़। यहाँ पे भी यू से बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे यू योर पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है, और पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ तभी होता है जब उसके पास नाउन जो हो। तो यहाँ पे यू भी अंडरस्टूड है कि यू गिव मी योर बुक प्लीज़, ठीक। तो इस तरह से होता है। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमारा किसी भी करुणा, खुशी या फिर आश्चर्य, भय, घृणा, हेट, लव, जॉय, इस तरह से किसी भी मतलब फीलिंग्स का अगर बोध हो रहा है तो वहाँ पे हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़। तो यहाँ पे जो है आश्चर्य हो रहा है उसको, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल लड़की है, ठीक। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाउ प्लेजेंट द रेन इज़। यहाँ पे जो है बारिश जो हो रही है उसको बताया गया है कि वो बहुत ही प्लेजेंट है, तो यहाँ पे उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये एक जॉय वाली फीलिंग दिखाई गई है, ठीक। तो यहाँ पे जो है ये हमारा एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, व्हाट अ मिस फॉर्च्यून। व्हाट अ मिस फॉर्च्यून। यहाँ पे जो है उसके दुर्भाग्य की बात की गई है, ठीक। तो यहाँ पे एक शोक या फिर करुणा का भाव आ रहा है कि उसका भाग्य जो है वो बहुत ही खराब है। इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे, उनमें या वही है कि आश्चर्य, वंडर या फिर जॉय या फिर एक दुर्भाग्य या करुणा का बोध होता है, ठीक। तो और एक चीज़ और है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लास्ट में जो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, इससे भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की एक पहचान हो जाती है। और अभी पिछली वीडियोस में हमने इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ा था, तो इंटरजेक्शन जो होते हैं वही इसमें फिर क्या कहते हैं, आकर हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी बनाने में मदद करते हैं, जैसे आलस, हुर्रा। तो ये सब मतलब एक जॉय मतलब फीलिंग को दिखाते हैं, जॉय की या फिर सोरो की। तो वही जब स्टार्ट में लग जाते हैं तो पूरे सेंटेंस को अपने फीलिंग से जोड़ देते हैं, और फिर उनके जस्ट बाद ही हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है, ठीक। तो ये था हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला जो हमारा सेंटेंस का काइंड है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, मतलब इच्छावाचक वाक्य। तो इन वाक्यों में क्या होता है कि हमारा मतलब किसी भी तरह की विश होती है या फिर इच्छा होती है जिसके बारे में हम बता रहे होते हैं। वो इच्छा आशीर्वाद भी हो सकती है। तो इसी तरीके से मतलब जो इच्छा हो, आशीर्वाद हो, कामना हो, इस तरीके जो भाव प्रकट करते हैं वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबी उम्र जियो, ठीक। तो यहाँ पे आशीर्वाद दिया जा रहा है उसको कि तुम लंबी उम्र जियो। ऐसे ही लॉन्ग लिव द किंग, तो हमारा राजा जो वो दीर्घायु हो। तो यहाँ पे भी राजा की लंबी उम्र की कामना की जा रही है, ठीक। वैसे ही मे यू गो टू हेल, तो यहाँ पे उसको एक तरह से अभिशाप देने की बात की गई है कि भगवान करे तुम नरक में जाओ, ठीक। तो यहाँ पे जो है इस तरह से होता है। और एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सेंटेंसेस के लास्ट में जो है एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, जबकि हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या था कि जो एक्सक्लेमेशन वर्ड है उसके जस्ट बाद ही लगता था हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। लेकिन अगर ज़रूरी ना हो तो वो चीज़ लास्ट में भी, जब अगर हमारे पास कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स नहीं थे तो उसके लास्ट में हम सेंटेंस के लास्ट में लगाते थे, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हर बार जो है एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो लास्ट में लगेगा, ठीक। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हमारे होते हैं उनमें हम जब वाक्य बनाते हैं तो हम सबसे पहले एक सब्जेक्ट लिखते हैं, जिसके बारे में पहले एक हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उस सब्जेक्ट के बारे में लिखते हैं वो सब्जेक्ट क्या करता है, क्यों है। तो इससे हमारा एक पूर्ण वाक्य बन जाता है। तो इससे बात आती है कि जो वाक्य होता है हमारा उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, जो नाउन होती है, यानी कि नाउन या कोई नाम हो सकता है, ठीक, जिसको हम सब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं। उसके बाद एक होता है हमारा प्रेडिकेट। क्या होता है हमारा प्रेडिकेट, जो कि मतलब इस नाउन या प्रोनाउन जो भी हमने सब्जेक्ट लिखा है उसके बारे में बताता है कि वो क्या कर रहा है, ठीक।
एक्सप्लेन्स अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में बताएगा कि वो क्या कर रहा था या कर रहा है या करेगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। सब्जेक्ट हमारा वो होता है जिसके बारे में हम सेंटेंस में कुछ कहते हैं। फॉर एग्जांपल मनोज बॉट अ बुक, तो यहाँ पे मनोज जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि यही वो कार्य कर रहा है बुक खरीदने का। ठीक, तो मतलब हम पहले ही जानते हैं कि जो कार्य को करता है सेंटेंस में उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मनोज जो है वो बुक खरीदने का कार्य कर रहा है, इसलिए मनोज क्या है, सब्जेक्ट है। और उसके बाद बाकी जो बचता है वो हमारा क्या हो जाता है, प्रेडिकेट। तो इस तरह से हमें मिलते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस के पार्ट होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और प्रेडिकेट वो होता है जो हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं या जो भी सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। ठीक, तो ये हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो छिपा होता है यू। ठीक, जैसे गो देयर, तो इसमें यू जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा होता है, क्योंकि यू गो देयर। ठीक, तो यहाँ पे यू जो है सब्जेक्ट वो छिपा होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस में, गो देयर प्रेडिकेट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो हमारे दो है, अगली वीडियोस में हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और उसके पार्ट्स हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।